हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश सिंह और मैं जा रहा हूँ आपको आज केमिस्ट्री पढ़ाने। तो केमिस्ट्री पढ़ाने में जो मैं सबसे पहला चैप्टर ले रहा हूँ जो कि क्लास 12th का है, दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम आज की क्लास में सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि वो हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रखता है और वो किन किन चीजों में हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि दैट इज ए सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी बहुत तरह के सोल्यूशन पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड, दैट इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। जो हमारा सलाइवा है, दैट इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जो फ्रीज में हम रखते हैं नॉर्मल वाटर, एक क्या करते हैं कि एक वाटर लिया, एक ग्लास वाटर, उसमें हमने चीनी मिला दिया, उन दोनों को मैंने फ्रीज में रख दिया। तो मैं थोड़े टाइम पे उनको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ कि कौन जमा और कौन नहीं जमा। हम देखेंगे कुछ टाइम बाद कि वाटर जम गया, लेकिन जो शरबत है, दैट इज वाटर इन विच द शुगर हैज बीन डिसॉल्व्ड, वो जमा नहीं है, वो वैसे का वैसा है। उसको थोड़ा सा और टेम्परेचर, उसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए जमने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, इन सारी चीजों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम जानते हैं मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर क्या होता है और वो कितने तरह का होता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मिक्सचर। चलिए, तो मिक्सचर हम जान लेते हैं पहले क्या होता है। कोई भी दो चीजें लेते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें भी लेते हैं, उनको किसी भी रेशियो में मिक्स करते हैं। रेशियो कोई जरूरी नहीं है कि इसी रेशियो में मिक्स करेंगे, वो किसी भी तरह से मिक्स करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड ए मिक्सचर। या फिर दो मिक्सचर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मान लो दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाकर मैंने एक मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया, एक और मैंने मिक्सचर प्रिपेयर किया, इन दोनों मिक्सचर को भी मिक्स कर दें, अगर इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करें अगर, तो एक जो अलग सा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिक्सचर। हम जानते हैं मिक्सचर अब कितने तरह के होते हैं। मिक्सचर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं। जो पहला चीज है दैट इज होमोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। तब दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, हम दोनों में डिफरेंस जानेंगे कैसे। तो हमने क्या किया कि एक मिक्सचर लिया, मान लीजिए दैट इज अ बीकर, इसमें मैंने एक मिक्सचर प्रिपेयर किया है, इसे मिक्सचर बना लिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसके 3 पॉइंट ले रहे हैं, 3 पॉइंट्स, मतलब 3 अलग अलग लेयर में 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, 3 सैंपल इकट्ठा करना है। मान लीजिए सैंपल ए, दैट इज सैंपल बी एंड दैट इज सैंपल सी। हमने 3 सैंपल लिए और हम इनके कॉम्पोजिशन को अब ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। हम इनके कॉम्पोजिशन को ऑब्जर्व करके देखेंगे कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है। इफ कॉम्पोजिशन ऑफ, इफ यहां पे मैं लिखने वाला हूं, इफ कॉम्पोजिशन ऑफ सैंपल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर इनका कॉम्पोजिशन सेम रहा तो दैट इज कॉल्ड ए होमोजीनियस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट मिक्सचर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो होगा पार्टिकल का पूरे मिक्सचर में, वो दैट इज कांस्टेंट, मींस कॉम्पोजिशन इज कांस्टेंट, मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। So we can clearly say that homogeneous means uniformly distributed. Uniformly distributed मतलब समान रूप से जो पार्टिकल होंगे पूरे मिक्सचर में बटे हुए होंगे। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट composition throughout the mixture, ठीक है दोस्त। लेकिन जब हम सैंपल ए, बी और सी को उठाते हैं, उनके कंपोजिशन को हम स्टडी करते हैं। सैंपल ए, बी और सी को उठाया मैंने और इनके सैंपल को मैंने स्टडी किया, इनके कंपोजिशन को मैंने स्टडी किया, तो हम पाते हैं कि जो कंपोजिशन है ए का, कंपोजिशन बी का और सी का, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब कि एट द डिफरेंट लेवल वी फाउंड द डिफरेंट कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम इस मिक्सचर को नॉर्मली बोल देंगे हेट्रोजीनियस। हेट्रो मींस डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन,
नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है, ये जो रेशियो है दैट इज नॉट कांस्टेंट। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेयर। इसमें हम लिख देंगे कंपोजिशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेयर। तो ये दोस्त हमने जान लिया होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्त अब जानते हैं हम कि सॉल्यूशन होता है क्या है और ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा चीजों का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। और उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो दो या दो से ज्यादा चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपस में रिएक्ट न करें। वैसी चीजों का होमोजेनियस मिक्सचर जो कि आपस में रिएक्ट न करती हो दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। इसका हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting, यहां पे मैं ये सी है नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। कोई भी दो चीजें लेते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें लेते हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग है आपस में और वो होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर करती हैं, उसे हम बोल देंगे दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो जो दो टर्म है दैट इज द होमोजेनियस। इस टर्म में इसको हम समझते हैं कि होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हैविंग द सेम फेज, हैविंग सेम फेज को रफली हम क्या बोल सकते हैं, हैविंग रफली, जनरली हम इसे क्या बोल सकते हैं, दैट इज सेम स्टेट। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए मैंने क्या किया, शुगर लिया दैट इज सॉलिड इन स्टेट, और मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया जो कि वाटर है, एंड वी मिक्स बोथ ऑफ देम। मैंने क्या किया, शुगर को वाटर से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो हमारा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ दैट इज कॉल्ड ए लिक्विड इन स्टेट, जो कि हमारे किस स्टेट में, हमारे लिक्विड स्टेट में है, दैट इज लिक्विड इन स्टेट। तो हम देखते हैं कि उसमें कोई भी सॉलिड का ट्रेसेस नहीं मिलता है, वहां पे सिर्फ लिक्विड होता है, एंड दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब कि हम कोई कहीं से भी बता नहीं सकते कि इसमें सॉलिड पार्टिकल घुला हुआ है, वो पूरी तरह गायब हो जाता है। दैट इज यूनिफॉर्मिटी इन देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म है मतलब होमोजेनियस है, और जिनका क्या है, फेज सेम है, और इसको रफली क्या बोल सकते हैं, सेम स्टेट है। तो सॉलिड और लिक्विड मिलके एक कैसा स्टेट बना रहे हैं सॉल्यूशन का, दैट इज लिक्विड। तो हम जान चुके हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था वो हमारा नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग क्यों लेते हैं दोस्त, नॉन रिएक्टिंग क्यों लेते हैं? नॉन रिएक्टिंग लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं आपको। मैंने क्या किया, वाटर लिया, एक ग्लास वाटर लिया, उसमें 10 ml मैंने NaOH डाल दिया। उसमें 10 ml NaOH मैं डाल चुका हूं पहले से। उसमें मैं क्या करता हूं और 5 ml HCl मिलाता हूं। जैसे ही मैंने 5 ml HCl मिलाया, जो HCl होगा वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या होगा, NaCl बना लेगा। फाइनली क्या होगा, जो NaCl बनेगा वो क्या चला होगा, सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। सॉल्यूशन से बाहर जाके जो बीकर के जो बेस है उस पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एंड दैट इज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसमें कोई भी मात्रा हम देखेंगे कि HCl का नहीं है। All the HCl will react with the NaOH and settle down at the base of the container। तो वो सॉल्यूशन से बाहर चला गया। तो हम इसे बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है उसमें दो ऐसी चीजें लेनी होती है जो कि नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉल्यूशन के, क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल दोस्त, कुछ भी हो सकते हैं। NaCl प्लस H2O, ठीक है, ग्लूकोज प्लस H2O, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बस ये समझो कि कोई भी दो चीज लेते हैं जो होमोजेनियसली मिक्स हो जाए तो दैट विल फॉर्म ए सॉल्यूशन।
हम जान चुके हैं। अब दोस्त सवाल उठता है सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। तो दोस्त सॉल्यूशन बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं दोस्त। पहला जो होता है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्त, तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, खासियत बात, इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट ही ले सकते हैं हम। इसमें दो कंपोनेंट ही ले सकते हैं, जैसे कि मान लो शुगर और वाटर। शुगर और वाटर लेयर दैट इज ओनली टू कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन एंड दैट वी कॉल्ड ए बाइनरी सॉल्यूशन। जितना भी मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे दैट इज ऑल कॉल्ड ए बाइनरी सॉल्यूशन having only two components। ऐसा सॉल्यूशन जिसके सिर्फ दो कंपोनेंट हो, जिसके सिर्फ दो स्पीसीज, जिसमें दो स्पीसीज मिलकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनको मैं बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन। इसका भी एग्जांपल सेम हो जाएगा, इसका भी एग्जांपल हो जाएगा NaCl प्लस H2O। तो चलिए अब जानते हैं सेकेंड तरह का सॉल्यूशन कौन सा होता है। सेकेंड वाला होता है दैट इज कॉल्ड ए पॉलीनरी सॉल्यूशन। पॉलीनरी सॉल्यूशन। अब पॉलीनरी क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, दैट सॉल्यूशन व्हिच हैविंग मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज पॉलीनरी सॉल्यूशन। हैविंग मोर देन टू कंपोनेंट्स, इसमें क्या लिख देंगे हम, तो इसमें क्या है कि हैविंग मोर देन टू कंपोनेंट्स। यहां पे मैंने शरबत तो प्रिपेयर कर लिया दोस्त, अभी हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, मैंने नमक और पानी का घोल प्रिपेयर कर लिया, लेकिन हमें टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि एक अलग थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर दो, इसमें मैंने चीनी भी मिक्स कर दिया। ठीक है, मैंने शरबत बनाया एक नमक और पानी का, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, उसमें चीनी भी घोल दिया। जब नमक और पानी था दैट इज कॉल्ड ए बाइनरी, वो तब तक बाइनरी था जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट थे। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें चीनी मिक्स किया, चीनी मिक्स करने के साथ ही वो क्या हो गया, पॉलीनरी, क्योंकि उसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट हो गए। इसका एग्जांपल दोस्त हम क्या लेंगे, वही शरबत उठाता हूं मैं, वही ग्लास उठाता हूं जिसमें NaCl प्लस H2O पड़े हुए हैं ऑलरेडी। इसमें मैंने क्या किया, शुगर मिक्स कर दिया टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये अब कौन सा सॉल्यूशन बन गया दोस्त, हमारा पॉलीनरी। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। और जो पॉलीनरी सॉल्यूशन है वो हमें पढ़ना नहीं है, इस क्लास में हमें पॉलीनरी सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो हम जा रहे बाइनरी सॉल्यूशन को स्टार्ट करें, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर में, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। दोस्त बाइनरी सॉल्यूशन के सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, तो उनका नाम क्या क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको कैसे पहचानेंगे, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, और वो क्या सॉल्यूशन में इफेक्ट डालते हैं, तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जानते हैं उनके दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज वन इज सोल्यूट एंड द सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, तब दोस्त सोल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानेंगे कैसे। एक सिंपल सा फंडा होता है कि जो कम मात्रा में है, जिसकी क्वांटिटी कम है, दैट इज कॉल्ड ए सोल्यूट। जो कि सॉल्यूशन में जाके गायब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए सोल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में होता है और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कराता है, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। जो ज्यादा मात्रा में हो और वो सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करे, सॉल्यूशन की दशा डिसाइड करे, स्टेट डिसाइड करे कि वो किस स्टेट में होगा, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। तो जानते हैं इसमें मैं नॉर्मली क्या लिख सकता हूं कि विच इज प्रेजेंट इन लेसर इन क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन में कम मात्रा में मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट में मैं ऐसे ही लिख सकता हूं कि विच इज प्रेजेंट इन लार्जर
इन क्वांटिटी। ठीक है दोस्त, जो भी सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में मौजूद हो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था मैंने, जो फेज ऑफ द सॉल्यूशन होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको ये याद रखना होगा कि जो सॉल्यूशन का फेज होता है, स्टेट होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट पार्ट। क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसमें ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट मौजूद होता है, तो उसी की डोमिनेंस चलती है वहां पे, उसी की डोमिनेंस चलती है और वही फेज डिसाइड करता है, वही स्टेट डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन की फेज या स्टेट क्या होगी। तो इसमें मैं लिखने वाला हूं इंपॉर्टेंट, फेज या फिर स्लैश स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और सॉल्वेंट और सोल्यूट को पहचानेंगे कैसे। एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि सर मान लीजिए आप दे रखा है सॉल्यूशन में कि फाइंड द मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये ऐसे जेई में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन या फिर दैट इज मोलारिटी ऑफ सोल्यूट। तो हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? नहीं अगर जानते हैं हम तो किसी और का आंसर हम चिपका देंगे, दैट इज हम अगर सोल्यूट की जगह पे सॉल्वेंट चिपका देंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोल फ्रैक्शन, अगर हम दोनों का मोल फ्रैक्शन लेते हैं, जिनका मोल फ्रैक्शन कम है दैट इज कॉल्ड ए सोल्यूट, क्योंकि वो कम मात्रा में हो जाएगा। अगर जिनकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। या फिर हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं है, अगर हमें ये पता है कि सॉल्यूशन का स्टेट कैसा है, उससे भी हम बता सकते हैं। चलिए वो सारी चीजें हम पढ़ने आए यहाँ पे कि हाउ। रूल नंबर 1 है, मान लीजिए मैंने क्या लिया, सॉलिड लिया प्लस में लिक्विड लिया, ठीक है, और मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सॉल्यूशन जो कि लिक्विड स्टेट में, दैट इज लिक्विड इन स्टेट। तो जो सॉल्वेंट होगा उसमें पहचानने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट होता है, जो फेज होता है ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट पार्ट। तो हियर लिक्विड इज द सॉल्वेंट। चलिए ये तो बहुत सिंपल था कि मैंने बता दिया कि सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही सॉल्वेंट का फेज होगा, तो हम वहां से क्लियरली फाइंड कर लेंगे। लेकिन रूल नंबर 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए क्या होगा कि मैंने लिया C2H5OH और क्या लिया मैंने, H2O लिया और मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। तो हमने क्या क्या लिया, C2H5OH प्लस H2O और मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है। और इसमें मोल दे रखे हैं, बोथ आर लिक्विड इन स्टेट, इसमें मोल दे रखा है C2H5OH का मोल 9 मोल है, इसका मोल क्या है 3 मोल है, ठीक है, 3 मोल और 9 मोल। तो हम यहाँ पे क्लियरली यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं कि जिसका मोल ज्यादा दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट, दैट इज गोइंग टू बी ए सॉल्वेंट। अगर ये इसी को उल्टा कर दूं, मैं एग्जांपल लेता हूँ और जिसमें मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे मान लो मैं C2H5OH, इस बार मैं मोल चेंज कर देता हूँ, सीधा मोल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मोल चेंज करने के बाद मैंने एक सॉल्यूशन बनाया दैट इज आल्सो लिक्विड, इट इज आल्सो इन लिक्विड। इसका मोल अब 3 मोल हो गया और इसका मोल हो गया 9 मोल। अब सॉल्वेंट कौन सा रहेगा? तो सिंपल सा फंडा है, जो ज्यादा मात्रा में होगा दैट इज सॉल्वेंट। तो ज्यादा मात्रा में कौन है दोस्त, H2 है, दैट इज गोइंग टू बी ए सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट निकालने का एक और तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, सीधा मोल फ्रैक्शन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालें और जो मोल फ्रैक्शन में ज्यादा अमाउंट वाला होगा दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। तो हम जान चुके हैं कि हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन कौन से रूल हो सकते हैं जिससे हम पहचान लेंगे कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो अब हम जान चुके हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। अब आते हैं मेन सोल्यूशन फेज पे। तो हम जानेंगे कि क्या होता है, मैंने एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, अगर हम चाहते हैं कि और उसमें ज्यादा सोल्यूट घुले, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक शरबत प्रिपेयर कर लिया, शरबत मतलब जितना घोल सकता है चीनी मैंने उतना घोल दिया। अब मैं चीनी घोलता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो चीनी बैठता जा रहा है सरफेस पे, नीचे जाके चीनी बैठता जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि और ज्यादा चीनी घुले
या फिर हम चाहते हैं कि कम ही चीनी और घुले, तो उन कौन कौन से फैक्टर होंगे कि वो डिसाइड करेंगे कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा और कितना नहीं घुलेगा, या फिर कौन कौन से फैक्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितना जल्दी सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा और कितना जल्दी और ज्यादा सोल्यूट घुल पाएगा या फिर कम सोल्यूट घुलेगा। इन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो